एक्सीलरेशन बोलते हैं। सो रोटेशनल के फॉर्म में अल्फा हो जाएगा और टाइम सेम रहेगा। सो ये अपने को एक इक्वेशन मिल गया, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ध्यान देना, आगे हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। फिर जो वी स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान दो, इसको भी हम लोग रोटेशनल में लिख लेते हैं। सो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और एस को थीटा लिखते हैं, ये हो गया। फिर दूसरी बात है एस, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा क्योंकि एस यानी डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा यहाँ पे लिखेंगे। यू को क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट, टी को टाइम ही रहेगा सेम सेम, प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है। सो इसे आपको एक चीज याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं, ठीक है। अगर सपोज अपने को इस इक्वेशन से किसी ने अल्फा पूछ लिया, अब ये आपको समझ क्या होगा कि ये सारी चीजें कैसे आई, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये सारी चीजें कुछ ऐसा यूज हुआ है, अभी आपको सब समझेगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। चिंदी ये सारी चीजें। सो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि मुझे अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगी, सो आप क्या करोगे, अल्फा टी ऐसे ही रखोगे और इस ओमेगा नॉट को इस साइड भगा दो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। फिर अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। तो अब आपको कुछ समझा होगा, ऐसी चीजें आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। देखो अल्फा मिल गया, ठीक है। सो ऐसे ही हमें सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जो भी हमें मिलेंगे उनसे हम लोग सारी चीजों को निकालते रहेंगे अच्छे से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये वाला फॉर्मूला है ये ज्यादा यूज होता है, यहाँ से हम लोग अल्फा वगैरह ज्यादा फाइंड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये सारी चीजें हैं। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेने से अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ओके। चलो सो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। अब मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ इसे, स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो सो यहाँ पे अभी हम लोग को एक चीज समझना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो आपने वेलोसिटी के बारे में जानते हो कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है। सो जो फाइनल वेलोसिटी होती है, यहाँ पे ध्यान देना, टोटल वेलोसिटी अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या बताओगे, टोटल वेलोसिटी में आप बताओगे कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है प्लस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगी टोटल वेलोसिटी। समझ गया कि नहीं। बट अगर मैं पूछूं कि मुझे टोटल एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या होगी एवरेज वेलोसिटी। सो आपको पता ही है ना कि एवरेज कैसे निकालते हैं। सपोज नंबर है कोई 5 + 8 + 10 फिर प्लस 11, तो अपॉन ऊपर कितने नंबर, 4, तो नीचे 4 कर दो, ऐसे डिवाइड करते हैं। सो टोटल एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से दिखाते हैं, u + v अपॉन 2। ये हो गई अपनी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। a यहाँ पे v वेलोसिटी, a यहाँ पे v एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी, यानी कि u + v अपॉन 2 ये होती है एवरेज वेलोसिटी। इसको रोटेशनल में ट्रांसलेट कर दो तो क्या मिलेगा, u की जगह में ओमेगा नॉट कर दो, फिर v की जगह में ओमेगा कर दो अपॉन 2 और एवरेज वेलोसिटी v की जगह में ओमेगा कर दो। फिर वैसे यहाँ पे देख लो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। यहाँ पे देखो dv यानी वेलोसिटी और यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम है। सो यहाँ पे dv क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, dv मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, v माइनस u से, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये तो आपको पता ही है। और ये फिलहाल इस इक्वेशन से मिला है आपको। देखो v इक्वल टू u प्लस 80 है, a की वैल्यू आप निकालो जरा, क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा। समझ गया कि नहीं। तो आपको इतने अलजेब्रा आती है। फिर दूसरी बात है, अगर एंगुलर की बात करूं तो सेम थिंग, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा। फिर यहां से ये इक्वेशन आपको पता है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हमने किया था ना, इसको ट्रांसलेट करके, ठीक है। सो यहां से अल्फा निकाल के देखो, आपको ये मिलेगा। समझ गया कि नहीं। अब आपको सारी चीजें दिमाग में आपके बैठ रही होंगी, ठीक है। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे s इक्वल टू वी टी, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अभी हमने यहाँ से निकाला है, पुट कर दो यहाँ पे और देखो अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अल्फा निकाल लो थीटा, फिर ये इक्वेशन इसको ऐसे ट्रांसलेट कर दो। तो ये सारी चीजें हैं, मेन इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखो आपको ट्रांसलेशनल और आपको रोटेशनल दोनों के लिए देखना है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग s नॉट से दिखाते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग थीटा से दिखाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे थीटा और जो लीनियर है इनके बीच में जो भी रिलेशन है वो कुछ s इक्वल टू थीटा r इस तरह है। इस तरह याद कीजिए, इनको याद कीजिए आप लोग, बाकी कुछ भी लर्न नहीं कीजिए, ठीक है। फिर लीनियर वेलोसिटी देख लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, यहाँ पे v नॉट है उससे दिखाते हैं, बट एंगुलर यानी रोटेशनल के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, ओमेगा नॉट। और इन दोनों के बीच में यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, v इक्वल टू ओमेगा r है। आप लोग यहाँ पे ऊपर के एरो की साइन को ध्यान मत दो, बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग मैग्नीट्यूड में देखेंगे। फिर लीनियर एक्सीलरेशन a से हम लोग दिखाते हैं और एंगुलर एक्सीलरेशन हम लोग ओमेगा से अल्फा से दिखाते हैं। सो इनके बीच में जो रिलेशन है वो अल्फा इक्वल टू AR का है, ठीक है। सो इसे भी आप लोग अच्छे से इस फॉर्मूले को याद कर लो। फिर उसके बाद इनर्शिया है या फिर मास है, उसे m से दिखाते हैं
बट रोटेशनल के टाइम पे हम लोग मास को आई से दिखाते हैं, ठीक है। सो यहाँ भी इसका भी फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लो, जो mr² है, ठीक है। ऐसे इसी फॉर्मूले को आप लोग याद कर लो अच्छे से, ठीक है। फिर जो जो लिखते जा रहा हूँ उसे याद करते जाइए। p इक्वल टू mv, ये होता है लीनियर मोमेंटम, नॉर्मल मोमेंटम होता है p इक्वल टू mv। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, l इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये फॉर्मूले दोनों याद कर लो जिसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये हो गया अपना l मींस हो गया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r तो रेडियस होता है, p मींस हो गया अपना नॉर्मल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो L मींस एंगुलर मोमेंटम, P मींस लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मींस जो रोटेट करती है बॉडी उनके लिए जो मोमेंटम होगा वो L से दिखाएंगे, और जो P होगा वो लीनियर जो बॉडी मूव करती है उसके लिए। फिर फोर्स हो गया, तो F हो गया, यहाँ पे देखो फोर्स है। फिर ये टॉर्क है, टॉर्क क्या होगा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट टॉर्क होता है। सो यहाँ पे देखो DL लिखा है ना, DL मींस रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ L मींस क्या, एंगुलर मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट टॉर्क। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ गया अच्छे से। सो इनके बीच का जो रिलेशन है टॉर्क और जो फोर्स है, तो इसके बीच का जो रिलेशन RF होता है। ये भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। और बाकी के ये जो यहाँ पे फॉर्मूले दिए हैं इन्हें भी, वर्क इज इक्वल टू, ये जो वर्क है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो इस फॉर्म में भी वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे पावर है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसी पावर यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी सिमिलर थिंग। सो इतने से फॉर्मूले बस मेहनत कर लो, इतनी सी फॉर्मूले अगर आप लोग याद कर सकते हो तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा देखो जो बड़े बड़े बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, मतलब ये क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है इसे आपको याद करना पड़ेगा। सो जो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr² है। फिर देखो थिन रिंग के लिए 1/2 mr²। जब भी कभी भी न्यूमेरिकल में थिन रिंग की बात करेगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लेना है। जब आपको कभी भी जो एनुलर रिंग होती है या होलो सिलिंड्रिकल, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच से सिलिंड्रिकल और अगल बगल से आपने डिस्क देखा होगा ना, जो CD वगैरह आपने देखी होगी। सो उसका इनर्शियल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। सो ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से रिमेंबर रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो यहाँ पे अभी देखे रखा है ये I, ये है अपना इनर्शिया 1/2 mr2 r1 का स्क्वायर, ये दोनों का रेडियस है, ऐसे आपको याद रखना है। फिर इसी तरह यहाँ पे देख लो यूनिफॉर्म डिस्क के लिए भी हो गया, तो डिस्क के लिए 1/2 mr²। फिर यूनिफॉर्म डिस्क के लिए डायमीटर के लिए अगर बोल दिया, अपना एक्सिस अगर डायमीटर में से गया तो 1/4 mr²। फिर यहाँ पे थिन वॉल्ड होलो स्फीयर के लिए 2/3 mr²। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें से ना सिर्फ आप बता देता हूं मैं कौन सा याद कर लो। अगर ज्यादा हार्ड बोर्ड में आया तो ये दोनों से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। और ये वाला जो फॉर्मूला है 2/5 ये सॉलिड स्फीयर के लिए। और यहाँ पे आप देख लो अच्छे से जो अपना स्फीयर था थिन वॉल्ड होलो स्फीयर के लिए, तो होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में हमेशा दो क्वेश्चन आते हैं, कभी सॉलिड स्फीयर के लिए आएगा तो कभी होलो स्फीयर के लिए आएगा। जो सॉलिड स्फीयर है उसके लिए 2/5 mr² होता है, और जो होलो स्फीयर होता है उसके लिए 2/3 mr² होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना अच्छे से। और बाकी नॉर्मल है, बाकी नहीं करोगे चलेगा, ठीक है। सो इतनी चीजें आप फॉर्मूला याद कर लो। ये था पूरा फॉर्मूले की शीट और विद एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी भी हमेशा याद रखना 2 मार्क्स या 1 मार्क्स को पूछ लेता है, डिफाइन सर्कुलर मोशन विद डायरेक्शन, ये भी पूछ सकता है। फिर डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्वेश्चन दो में से कोई एक पक्का आता है 3 मार्क्स के लिए, ये हमेशा एग्जाम में याद रखना। डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। सो ये हमेशा अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स को पूछेगा, ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। फिर एक सॉल्व्ड एग्जांपल है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स को बोर्ड में और आपके किसी भी पेपर एग्जाम वगैरह में जरूर आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन को कर लेते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस का बेसिक आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। सो चलो इस क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। कि एक फैन है आपके पास रोटेटिंग एट 90 RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है। अगर उसको आपको सेकंड में करना होगा तो आप क्या करोगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया रहेगा। सो अगर आप उसको सेकंड में करना है तो यानी कि आप क्या करोगे, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, 60 से आप लोग जस्ट उसे मल्टीप्लाई कर दो। सपोज 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट है अगर, सो 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट को क्या करोगे 1 × 60 कर दो, तो RPS बन जाएगा यानी रिवॉल्यूशन पर सेकंड।
समझ गया कि नहीं। तो यहाँ पे 90 है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे सेकंड बन जाएगा। बट करना है कि नहीं करना वो बात की बात है, बट मैंने आपको आरपीएम का मीनिंग बताया है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे इट इज देन स्विच्ड ऑफ, फैन चल रहा था 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट से, बाद में उसे बंद कर दिया। तो जब ये स्टॉप हुआ ना फैन, सो वो 20 रिवॉल्यूशन और कर लिया, मतलब जैसे आपने बटन मारी, अब बटन बंद की अपने फैन की, सो वो 20 रिवॉल्यूशन और अपने आप घूम गया पावर ऑफ करने के बाद भी, ठीक है। 21 रिवॉल्यूशन, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, एन मींस फ्रीक्वेंसी होती है ना, सो रिवॉल्यूशन। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय, टाइम अपने को फाइंड करना है टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। अगर सपोज फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट है, सो आप ऐसा अज्यूम कर लो कि फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो कांस्टेंट है, सो कैलकुलेट करो कि टाइम कितना लगा उस फैन को बंद होने में, ठीक है। सो चलो यहाँ पे फटाफट इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। एन नॉट क्या है, अपना इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी थी कितनी थी स्टार्टिंग में जब फैन चल रहा था, तो 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट था। इसको आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, फटाक से हमने जस्ट 60 से यहाँ पे मतलब जो भी है डिवाइड कर दिया, और आरपीएस सेकंड में हमने फाइंड कर ली, यानी कि मिनट से सेकंड में यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। सो हम लोग ने 60 से डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट है, सो यहाँ पे एक और फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, ये आपको पता होगा, वेयर एन इज इक्वल टू 1/t होता है। सो आपने ये भी एक फॉर्मूला देखा होगा, एन की जगह में अगर टी पुट कर दूंगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये भी आपने इसे देखा होगा। ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखिए। ये तीसरा फॉर्मूला है, इसे भी आप लोग याद कर लिए, मतलब सारी चीजें कंसेप्चुअल है, ठीक है। सो इन्हें याद रखिए। सो ओमेगा नॉट यानी इनिशियल अपना वेलोसिटी, सो 2 पाई एन नॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो एन नॉट कितना है, यहाँ पे एन नॉट तो 1.5 है, तो अगर 2 पाई इंटू 1.5 करोगे तो 1.5 इंटू 2 क्या होता है 3, यानी 3 पाई बन गया। यानी ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई यहाँ पे आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड, ये तो यूनिट होती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ गई होगी। नेक्स्ट जो एंगल है थ्रू विच द ब्लेड्स फैन मूव, हाँ यहाँ पे अभी देख लो, जो ये एंगल है यानी कि जिसकी वजह से ब्लेड मूव कर रहा है, वो थीटा 2 पाई एन हो जाएगा। थीटा मींस क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फिर एन जो कैपिटल एन है, कितना टाइम लगा था उसे, कितने बार रिवॉल्यूशन किया था, 21 टाइम्स किया था ना जब फैन बंद किया था हमने। सो यहाँ पे 21 लिख देंगे और 42 पाए, कैपिटल एन क्या आ जाएगा 21। और जब बंद हुआ तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, जब भाई बंद हो गया पूरा फैन तो वेलोसिटी 0 है ना, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। सो अपने पास एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल, देखो यहाँ पे अच्छे से आपको समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एकदम ध्यान देना है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये फॉर्मूला होता है। बट ये कब यूज करते हैं, जब अपने पास लीनियर मोशन होता, यानी ट्रांसलेशनल मोशन होता तब। बट यहाँ पे अभी कौन सा मोशन हो रहा है, फैन रोटेट कर रहा है, यानी कि रोटेशनल मोशन हो रहा है। सो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और टाइम यहां से अपने को मिलने वाला है। सो अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, फिर आगे देखते हैं अच्छे से, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, ये अपने को मिल गया अच्छे से। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, ये आपको मिल गया। नेक्स्ट अभी हम आगे देखते हैं, अपने को एक और फॉर्मूला पता होता है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा होता है। सो इस चीज को अगर ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये मिल जाएगा। सो यहां से अपने को अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, सो यहां से अपने को, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, मैं साइड में लिखता हूं, आपको ये सारी चीजें कंसेप्चुअल चीजें अपने बुक में लिखते रहनी है, ठीक है। सो इसमें से अगर मैं 2 अल्फा थीटा साइड में ले लो, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओके। सो ये आ जाएगा अपने को, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग 2 अल्फा, जो 2 थीटा है, अल्फा को साइड में कर देते हैं, 2 अल्फा जो है उस 2 अल्फा को एकदम किनारे पे लिख लेंगे, यानी कि जो 2 अल्फा होगा उसे एकदम हम लोग साइड में, एकदम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी ध्यान देना अच्छे से, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ये ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जरा, ये अल्फा एंड ये अल्फा एग्जैक्टली सिमिलर है ना, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, तो अगर सेम है सो हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, दोनों से रिलेट कर देंगे, और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ये अपने को देखो, ये इक्वेशन अपने को मिल गया, ठीक है। अब आपको समझा होगा कि सारी चीजें कैसे आई है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला भी इसकी पहले भी मैंने बता दिया ना, तो अब आपको अच्छे से समझ गया होगा। ये अल्फा अल्फा एग्जैक्टली इक्वल है, इसलिए हमने रिलेट कर दिया, अपने को ये मेन चीज मिल गई, दोनों इक्वेट होके।
ना ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 0 मिल गई। फिर ओमेगा नॉट कितना मिला, 3 पाई मिला, फटाक से पुट कर दिया। अपॉन टी तो फाइंड ही करना है। ओमेगा स्क्वायर 0 है, 0 आ गया। फिर ओमेगा नॉट कितना है, 3 पाई, सो माइनस 3 पाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, अपॉन 2 थीटा, 2 साइड में। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 42 पाई है, 42 पाई है। अब इसको फटाक से आप सॉल्व कर दो जल्दी से। तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 3 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे पाई का स्क्वायर अपॉन 42 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, 42 का 84 पाई हो जाएगा। समझ गया कि नहीं अच्छे से। देन ये पाई एक कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा। 3 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 9 पाई अपॉन 84 बचेगा। फिर ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, जस्ट सिंपल, अभी मैं बहुत सारी चीजें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके आप वापस से ले सकते हो। सो यहाँ से अभी आगे क्या मिल जाएगा अपने को, बहुत ही सिंपल सा है, 3 इंटू 84 इज इक्वल टू 9t। फिर उसके बाद अगर मैं इस 9 को नीचे ला दूं तो यहाँ से कट कर देना पड़ेगा, और इसको आप सॉल्व करके देख लो, आपको 28 सेकंड मिल जाएंगे। समझ गया कि नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, और सेकंड में लिख देना, टाइम यूनिट है, ठीक है। चलो, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स को एग्जाम में पूछेगा। ये मैंने आपको यहाँ पे इसके पहले की जो थियरम है सारी चीजें बताई है। पहला इक्वेशन तो ये है जिसको कन्वर्ट किया रोटेशनल में, फिर दूसरा इक्वेशन ये था जिसको हमने रोटेशनल में कन्वर्ट किया था, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है। और दोनों जगह से अल्फा निकाल लिया, दोनों अल्फा को हमने यहां से देखो इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके फटाक से वैल्यू पुट करके निकाल लिया टाइम, ठीक है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, समझ लो, ठीक है, इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ अ वॉल ऑफ इनर रेडियस। रेडियस कितना मिल गया वॉल का, आपको रेडियस मिल गया r, रेडियस कितना मिल गया 4 मीटर, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है टायर का और जो भी मतलब वॉल है उसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस कितना मिल गया 0.4। कभी भी याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ये 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हुआ तो मतलब रॉन्ग है, समझ लेना इस बात को, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कैलकुलेट मिनिमम स्पीड हमको निकालनी है एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दी स्टंट, ठीक है। और जी की वैल्यू समझ लो इतनी है। सो मिनिमम वेलोसिटी हम लोग को पता है कि v मिनिमम इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, सारी चीजें आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने सॉल्व भी किया था जब थियरी अच्छे से की थी। तो रूट RG अपॉन म्यू एस ये होता है फॉर्मूला। सारी वैल्यू फटाफट पुट करो, 10 मीटर पर सेकेंड आपको मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। देन उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग को एक चीज पता है कि देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, ठीक है। सो अगर कोई चीज रोटेट करती है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, रोटेट करती है, अगर सपोज कोई भी चीज ऐसे रोटेट कर रही है तो उसका डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इस सर्कल का सरकमफरेंस होगा, और सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई r होता है, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है, नॉर्मल वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से दिखाते हैं। सो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया, इस फॉर्मूले को आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं और आपको याद रखते रहना है, ठीक है। इन सारी चीजों को आप याद कर लो, n इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r, ये बहुत जगह यूज होगा फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सो फटाक से फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, v मिनिमम अपॉन 2 पाई r यहाँ पे पुट कर देंगे फटाक से, 2 पाई r की वैल्यू 4, v मिनिमम अभी कितना मिला 10 मिल गया, पुट किया फटाक से, रिवोल्यूशन पर सेकंड अपने को 0.4 मिल गया आंसर, ठीक है। सो इतना आसान सा, बस अगर फॉर्मूला पता होता तो आप कोई भी इस क्वेश्चन को कर लेता। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है, ये अगर आएगा तो 3 से 4 मार्क्स को पक्का एग्जाम में आएगा। ए रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.5 सेंटीमीटर का कर्वेचर है, यानी रेडियस हो गया ना, रेडियस 9.5 सेंटीमीटर का है। बैंक्ड कितना है, 10 इनवर्स 0.5 से बैंक्ड है रोड, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है, जो थीटा है अपना, थीटा कितना मिल गया 10 इनवर्स 0.5 आपको मिल गया। रेडियस कितना मिल गया 9.9 मीटर आपको मिल गया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन, यानी कि म्यू कितना मिल गया, म्यू 0.2 मिल गया। डिटरमाइन दी स्पीड लिमिट,
ऑफ 10% मार्जिन। तो आपको यहाँ पे अभी स्पीड लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है, कि भाई कितनी स्पीड लिमिट है, वो भी 10% की। तो सबसे पहले नॉर्मल स्पीड लिमिट तो निकाल लेते हैं, ठीक है। सो पहले मिनिमम स्पीड लिमिट निकालते हैं, फिर मैक्सिमम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि मिनिमम निकालोगे कि मैक्सिमम निकालोगे। तो चलो फाइंड करते हैं। तो हमको फॉर्मूला पता है मिनिमम, मैंने बोला भी था कि इसका सॉल्यूशन आपको नहीं आएगा चलेगा इस फॉर्मूले का, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं फटाक से कि मिनिमम स्पीड लिमिट होती है रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके चले जाओ, बिकॉज फॉर्मूला तो आपको ये आना ही चाहिए। फॉर्मूला मैंने बोला भी था कि आपको याद होना चाहिए जब मैंने इसकी वीडियो डाली थी। सो आर की वैल्यू 9.8, जी 10, टेन थीटा की जगह में यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे एक चीज समझना, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 0.5 ना। सो tan थीटा की जगह में अभी हम लोग पुट करेंगे। सो tan और थीटा की जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह में tan इनवर्स 0.5 पुट होगा, फिर ये tan कैंसल, बचेगा 0.5। देखो यहाँ पे 0.5 सिर्फ लिख दिया है, समझ गया कि नहीं अच्छे से। फिर म्यू एस कितना है 0.2 अपॉन बाकी सारी चीजें, देखो यहाँ पे tan थीटा की जगह में 0.5 आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसको, रूट 27 और 27 का रूट आप लोग लॉग टेबल में देखोगे ना जब, तो 5.196 दिखेगा मीटर पर सेकंड, ये मिल गया। सो मिनिमम वेलोसिटी जो है इसको 10% हायर अगर है, सो देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, कोई भी वेलोसिटी अगर 10% मैंने बोला, सो 10 अपॉन 100 करते हैं ना, ठीक है। बट उसने क्या बोला है कि मिनिमम वेलोसिटी अगर 10% हायर है, सो इसका मतलब क्या होगा कि 100 तो नॉर्मल वेलोसिटी रहे हैं, यहाँ पे 100 तो अपनी वेलोसिटी नॉर्मल है ना, 100 में 10 एक्स्ट्रा मतलब 110 अपॉन 100, समझा कि नहीं। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल वेलोसिटी की 10% वेलोसिटी यहाँ पे अपने को मिल जाएगी। 5.96 सॉल्व करो फटाक से, और 5.716 आपको ये मिल गया आंसर, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिमम के लिए भी सारी वैल्यू पुट करो, और यहाँ पे 10% आएगा, फिर बाद में यहाँ पे देखो क्या बोला, लोअर देन 10% ना, तो 100 में से यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड किया था, यहाँ 100 से कम कर दो 90, क्योंकि लोअर देन की बात कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे 7.896 ये हो जाएगा, समझ गया कि नहीं अच्छे से। सो ये है अपना मेन सॉल्यूशन, ऐसे आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फटाक से देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए ना आए कुछ भरोसा नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट फिर भी बताना तो काम है। तो देख लो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। तो एक सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ फनल इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे जो डिग्री है, यहाँ पे फिलहाल सेल्सियस तो नहीं है, डिग्री है, एंगल है, थीटा दे दिया है। देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल। आपने फनल देखा होगा ना, जिससे हम लोग ऑयल वगैरह मेजर करते हैं, सो उसी फनल की बात कर रहा है। उस फनल के बीच में जो यहाँ पे सेमी वर्टिकल जो थीटा है वो 37 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, ठीक है। जब उसको रोटेट करोगे the funnel, the maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो वेलोसिटी है उसके अंदर जो बॉल डालोगे आप लोग, जब फनल के अंदर एक बॉल डालो तो रोटेट करेगी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये क्वेश्चन में दिया है। कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ ब्रिम ऑफ द फनल, यानी कि इनर रेडियस, यानी कि जो इनर रेडियस कुछ ऐसा, ये अपने को रेडियस फाइंड करना है। इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, हाउ मच इज इट, इज इट लोअर और अपर लिमिट, गिव अ लॉजिकल रीजन। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, साइन 37 डिग्री का, चलो अच्छा हुआ आंसर दे दिया है। यहाँ पे एक हिंट दे दिया है 0.6, तो आपको लॉग में वैल्यू साइन 37 डिग्री का नहीं देखना पड़ेगा। साइन 30 बोलता तो आप बता देते कि भाई चलो 1/2 है, बस साइन 37 नहीं बता पाओगे, इसके लिए उसने दे दिया 0.6, ठीक है। चलो तो अब आपको यहाँ पे एक फनल बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बनाया है, इसको आपको फिर करना पड़ेगा रिजॉल्व। ये व्हाइट जगह में जो है यहाँ पे दिया है बॉल, अब इसे आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो जो बॉल है उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये हमको पता है। फिर जो उसके अंदर, जो उसके ऊपर नॉर्मल एक्ट करेगा, आप देखो यहाँ पे ध्यान देना, समझ लो ऐसा कुछ फनल है, यहाँ पे बॉल है अभी, सो इसका वेट नीचे की तरफ जाएगा, आपको कुछ भी रहने दो नीचे की तरफ देखना है। और जो इस बॉल, ये इसका सरफेस है, ये कुछ ऐसा सरफेस है, और सरफेस में बॉल रखी है। सो बॉल का फ्रंट ऊपर का कहाँ साइड रहेगा, ऊपर का साइड कुछ ऐसा रहेगा ना, कुछ ऐसा रहेगा। सो ऊपर कौन एक्ट करता है, नॉर्मल एक्ट करता है। नॉर्मल को जब हम रिजॉल्व करते हैं, सो कैसे रिजॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को n sin थीटा और बगल वाले को n cos थीटा,
समझ गया कि नहीं। और जब इक्वेट करेंगे सो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, n sin थीटा हमेशा इक्वल होगा यहाँ पे जो वेट है इस mg के, और जो n cos थीटा होगा ये इक्वल हमेशा किसके रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। समझ गया कि नहीं अच्छे से। सो यहाँ पे याद रखना एक इक्वेशन मिला, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। सो n sin थीटा इज इक्वल टू mg, मैंने बोला भी था कि अपोजिट अपोजिट वाले इक्वल होते हैं, ये अपोजिट अपोजिट वाले इक्वल रहेंगे, बस दैट्स इट। इसे आप याद भी कर सकते हो, समझ भी लिया है। देखो 11th में हमने रिजॉल्व करना सीखा था ये n cos थीटा n sin थीटा, ये बहुत बड़ा चीज है, अभी बताते बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। n cos थीटा यहाँ पे mv स्क्वायर ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इक्वेट कर दिया फटाफट। चलो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, इस n sin थीटा और यहाँ n cos थीटा n sin थीटा को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, मिलेगा tan थीटा और rg अपॉन v स्क्वायर। तो अपने को ये तो फॉर्मूला पहले से भी पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू rg अपॉन tan थीटा, ये तो अपने को पहले से भी फॉर्मूला मालूम है। जस्ट क्या करना है यहाँ पे n cos थीटा को n sin थीटा से डिवाइड कर देना है, n कैंसिल हो जाएगा फिर, और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, ये मिल जाएगा, और बाकी चीजें कट के rg अपॉन v स्क्वायर दे देंगे। r मैक्स यहाँ से निकाल लिया, एक फॉर्मूला हमको पता होता है v इक्वल टू r ओमेगा, 2 पाई r n यहाँ से आ जाएगा, कैसे r और ओमेगा का मतलब 2 पाई n, सो यहाँ पे 2 पाई n, तो यहाँ पे 2 पाई n का 2 पाई r n यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से फटाफट r इक्वल टू r मैक्स सॉल्व करोगे, मिनिमम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी अपने को मिल गई, और यहाँ पे बता देना कि जो लिमिट होगी वो क्या रहेगी, लोअर लिमिट रहेगी। खत्म कहानी, बिकॉज 1 रिवोल्यूशन पर मिनट ये लोअर लिमिट होती है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम निकाली है, ठीक है। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर 1 रिवोल्यूशन पर मिनट आई है, सो यहाँ पे लिमिट क्या है स्पीड की, लोअर रहेगी, ठीक है। बस इतना सा बताना है, तो आपको मेन चीज ये यहाँ पे समझ गया है, ये चीजें जो है बस डिवाइड करो और आंसर पा जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, एक फ्लाई व्हील है। जो भी चीजें यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, आप जब अच्छे से इसको पढ़ोगे ना आपको खुद ही समझेगा। अभी फटाक से मैं इसको यहाँ पे सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे किया क्या है ये चीज ध्यान देना, जो गिवन है, गिवन उस क्वेश्चन में गिवन है वो फ्रीक्वेंसी आई जेड इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर है, ये आई जेड है, एक फ्रीक्वेंसी है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ये चीज यहाँ पे समझ लो अच्छे से, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर ये होती है काइनेटिक एनर्जी, और आई की वैल्यू कितनी होती है 1/2 mr स्क्वायर, ये होता है आई यानी इनर्शिया का फॉर्मूला। सो आई के जगह में हमने ये पुट कर दिया, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है। सो ओमेगा की जगह में जब ओमेगा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर मिलेगा, देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, समझ गया। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो वही है यहाँ पे m पाई स्क्वायर r n स्क्वायर कुछ ऐसे मिल जाएगा, देखो यहाँ पे अच्छे से समझ गया होगा आपको। अभी सारी वैल्यू यहाँ पे पुट किया जो वहाँ पे गिवन है, और 5000 जूल ये हो गई अपनी रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, देखो ये जो 2 है ना, ये 2 × 2 4, और ये 4 कैंसिल हो गया है, ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे मिल गई है, बाकी चीजें टेंशन मत लो, ठीक है। आगे देखते हैं अभी अपना परपेंडिकुलर थ्योरम क्या होता है, जो मेन एक्सिस रहेगा दोनों एक्सिस की इक्वेट करता है, ठीक है, ऐसा इक्वल होता है परपेंडिकुलर थ्योरम। बट जो एक मेन अभी एक्सिस आपको दिखाऊंगा, जो मेन आई जेड एक्सिस है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, देखो यहाँ पे आई जेड है, ये आई यहाँ पे देखो देखो अच्छे से दिख रखा है, आई एक्स आई जेड और आई वाई। जो आई जेड है ये मेन वाला है, आई एक्स और आई वाई, तो जो परपेंडिकुलर होता है ना वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब पूरा परपेंडिकुलर थ्योरम आपको पता होना चाहिए, आई डी इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर मालूम होगा तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो यहाँ पे फटाफट अभी देख लेते हैं, जब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई ऐसा देके रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ देके रखा है, और यहाँ पे देखो वही चीज आपको यहाँ पे समझा के रखा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो एक्सिस है अपना हमने मेन चीज के लिए मान लिया, सपोज डी है ऐसा कुछ मान लिया, डिस्टेंस वाला अपना, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है आई डी इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस चीज को बगल में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत समझ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड कर दिया है सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन को आपको सिंपल बनाना है, कैसे सिंपल बनाओगे अभी के अभी आपको समझ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से, सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, आई एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, आई डी होता है। सो यहाँ पे आई डी प्लस यहाँ पे देखो ये भी आई डी, दोनों आई डी आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई डी, और जो आई जेड है ये क्या होता है 1/2 mr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, सो 1/4 mr स्क्वायर, ये देखो अपने को मिल गया आई डी, ठीक है। देखो ये समझ गया होगा अभी आपको ये कैसे आया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही समझना था, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देख लो, जैसे ही आपको आई डी मिला, सो आपको करना क्या है अभी, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो।
अब यहाँ पे हम लोग पैरेलल थ्योरम लगाएंगे। जब पैरेलल थ्योरम लगाएंगे सो आई टी पैरेलल इज इक्वल टू क्या होता है, ये अपने को ये इक्वेशन मिलता है, आई टी यहाँ पे पैरेलल इज इक्वल टू आई नॉट, चलो मान लेते हैं, इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, यही था ना अपना पैरेलल थ्योरम। अब आपको याद नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, यही पैरेलल थ्योरम था, ठीक है। सो आई सी यहाँ पे सेंट्रल वाला एक्सिस का अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सो सेंटर वाला तो आई डी के फॉर्म में वर्क कर रहा था ना, सो आई डी प्लस एम एच स्क्वायर, और आई डी की वैल्यू अभी कितनी मिली 1/4 एम आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ध्यान देना अभी अच्छे से, जो m और h के जगह में रेडियस ले लो r स्क्वायर और इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 5/4 एम आर स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गया अच्छे से, चलो ध्यान देना अच्छे से, सारी चीजें आप ऊपर से रीड करोगे खुद ही आपको समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्फेरिकल वाटर बलून है जो कि 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट से रिवॉल्व कर रहा है, और इसके बीच में जो कोर्स ऑफ टाइम है ये 48.8% ऑफ वाटर जो होता है लीक्स आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। विद व्हाट फ्रीक्वेंसी will the remaining balloon revolve now, neglect all non conservative forces। आपको ये बताना है कि पहले जो बॉल था वो 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट से रिवॉल्व कर रहा था, बाद में क्या हुआ कि उसी वाटर बलून में 48.8% के हिसाब से जो वाटर हो रहा था लीक हो रहा था। तो अब बताओ कि रिमेनिंग वाटर बलून कितने की स्पीड से, कैसी कौन सी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व करेगा। सो यहाँ पे अभी आपको परसेंटेज वाला सिस्टम दे दिया है, सो आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान से देखना अच्छे से। जो मास है, इस चीज का मास है वो इक्वेट करो आप लोग वेलोसिटी से, मास इक्वेट करना पड़ेगा आपको वेलोसिटी से, बिकॉज मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, कितना मास गया तो फिर कितने की स्पीड से कोई भी चीज रिवॉल्व करेगी। अगर किसी भी चीज का वेट ज्यादा है सो मास क्या होगा, मतलब अगर सपोज लो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी धीरे रहेगी, क्योंकि धीरे रिवॉल्व करेगा ना इसके लिए। सो वेट, मास और रेडियस के बीच में कुछ एक ऐसा रिलेशन होता है, इसे आप लोग याद कर लो, बिकॉज ये आपको याद करना ही पड़ेगा और आगे के बहुत सारे न्यूमेरिकल में भी ये यूज होगा, ठीक है। सो इस चीज को आप याद कर लो, कभी भी इस चीज को याद कर लो, रेडियस और वेलोसिटी और मास के बीच का रिलेशन। ओके, सो रेडियस इज इक्वल टू m1/m2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे r1/r2 है, इसके ऊपर क्या था यहाँ पे 3, हमने ले लिया क्यूब रूट, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/3, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1/3 आ गया, ठीक है। चलो आगे अभी देखते हैं, m1/m2 जो मास है, तो पहले स्टार्टिंग इनिशियली कितना था 100, बाद में कितना कम हुआ 48.8 की स्पीड से परसेंटेज लीक हो रहा था, तो 100 माइनस 48.8, तो m2 जो बाद का बचा हुआ मास है m2 वो कितना रहेगा 100 माइनस 42.8। फिर जब पूरा डिवाइड करेंगे यहाँ पे माइनस वगैरह करेंगे 1/0.512 आ जाएगा। फिर m1/m2 का क्यूब रूट ले लोगे, क्यूब रूट लोगे तो आपको 1.25 मिलेगा। फिर n1 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट था, डिवाइड करोगे 60 से तो 1 rps यानी सेकंड में मिल गया। सो n2 फाइंड करना है। n1 किसके लिए था, जब अपना 100% मास था बलून का, फिर 100 माइनस 48.8 कम हुआ ना, यानी 51.2 जब रहेगा तो कितने की स्पीड से उसका रिवॉल्यूशन करेगा, यानी कि n2 का ये क्वेश्चन है अपना, समझ गया कि नहीं। सो यहाँ पे अभी बीइंग अ स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी बताया था मैंने 2/5 mr स्क्वायर होता है, ठीक है। सो I1/I2 m1/m2 r1/r2 का स्क्वायर, सारी चीजें यहाँ पे m के लिए m1/m2, r के लिए r1/r2, ये सारी चीजें लगा दो। फिर यहाँ पे जब पूरे को सॉल्व करोगे r1/r2 का फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या होता है, m1/m2 रेज टू 1/3 के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे जब, तो ये m1/m2 5/3 बन जाएगा। फिर हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सो I1 ω1 I2 ω2 यही होता है। सारी चीजों को आप इक्वेट कर दो, I1 I2 2πn1 यहाँ पे ओमेगा के साथ आ गया, फिर ये ω2 से क्या बनेगा 2πn2, n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, I1/I2 और n1 यहाँ पे, n1 की जगह में फटाक से ये वैल्यू पुट करो और सारी क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। सो एक दो बार क्वेश्चंस को देखोगे ना जरूर आपको समझेगा, बहुत ही आसान सा है। फिर आगे 2 मार्क्स के लिए एक और क्वेश्चन है, ए सीलिंग फैन मूविंग मूवमेंट हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg और अटेन्स एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट 2 पाई सेकेंड है, इसका इतना टाइमिंग है, कैलकुलेट पावर रेटिंग, ये आपको फाइंड करना है। सो ओमेगा नॉट इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम ये 0, फिर इनिशियली तो सारी वेलोसिटी 0 ही होती है ना, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n के जगह में 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, और ये फॉर्मूला आपको पता ही हुआ कहां से आया, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये आपको पता है, इसको कन्वर्ट किया रोटेशनल में। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस
अल्फा टी, तो यहां से निकाल लिया अल्फा और अल्फा की जगह में पुट किया ये सारी वैल्यू। और हमने अभी अभी फॉर्मूले में देखा था एक जगह, पावर इज इक्वल टू टाउ यानी टॉर्क, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपकी प्रॉब्लम है। टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, हमने इसका प्रूफ भी देखा था। तो ये फटाक से पुट करेंगे और सारी वैल्यू सॉल्व करके वॉट में पावर की यूनिट होती है आ जाएगी। लास्ट एट द एंड यहाँ पे जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चंस है जो एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, ये देख लो जल्दी से। व्हाई द कर्व्ड रोड आर बैंक्ड, ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इतने क्वेश्चन आपको पीछे के एक्सरसाइज में से पढ़ के जाने, बाकी कोई भी क्वेश्चंस करने नहीं है। एक्सरसाइज का जो वीडियोज है जल्दी से जल्दी आपको मिलते ही रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस है। स्टेट कंडीशंस अंडर विच द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस आर एप्लीकेबल और स्टेट रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देना है। सो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 मार्क्स को आएगा, यानी कि आपको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना है पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस अभी हमने देखा, ये क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये होता है। इन दोनों को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये 5 मार्क्स को पूछते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट डिराइव करने वाला, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दैट रिलेट्स एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि यहाँ पे एल और एंगुलर वेलोसिटी वी, इन दोनों को जो रिलेट करता है, सो ऐसा कुछ आपको ये वाला इक्वेशन आपको सॉल्व करके देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 है जो यहाँ पे वाला क्वेश्चन, तो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिंग टॉर्क विद एंगुलर एक्सिलरेशन, यानी कि टॉर्क और एंगुलर एक्सिलरेशन इन दोनों का आपको रिलेशन बताना है, ऐसा कोई भी आपको एक प्रूफ करके दो। तो ये भी प्रूफ हमने किया है, पूरा का पूरा थियरी है। 9 क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। सो कुछ ऐसा हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका इलस्ट्रेशन भी आप अच्छे से देख सकते हो। सो ये था लास्ट क्वेश्चन अपना मोस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस